हेलो बच्चों, कक्षा 10 बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिए। अब हमने बायोलॉजी ले ली है या फिर मैथ ले लिए। अब हम पढ़े कैसे, हम किस तरीके से हमारे जो हमने नई शिक्षा की नगरी, हमने नई दुनिया के अंदर जो प्रवेश किया है, तो उसको पढ़ाई कैसे चालू करें। सबसे ज़्यादा टफ फिजिक्स है, उसकी तैयारी कैसे चालू करें, शुरुआत कैसे करें, कैसे पढ़ें, तो इन सभी का जवाब मिलने वाला है आपको इस वीडियो के ऊपर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और फिजिक्स जो सब्जेक्ट आपके लिए जो टफ है, उस टफ सब्जेक्ट को बहुत आसान बनाने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल पे बने रहना। अगर आपके साथ अगर कोई दोस्त और हैं तो आप उन्हें भी बताओ और उन्हें इस चैनल से जोड़ो। तो यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है फिजिक्स क्लास 11th का पूरा संपूर्ण सिलेबस का यहाँ पे निचोड़ मिलने वाला है आपको। 11th कक्षा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहना। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शुरुआत कैसे करें हम 11th क्लास में हैं और हम फिजिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे करें। तो फिजिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को साइंस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? साइंस के बारे में पता होना चाहिए। साइंस जिसे आप हिंदी के अंदर विज्ञान कहते हो। विज्ञान को अगर मैं दो शब्दों में तोड़ूं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यह एक तरीके का विशेष ज्ञान होता है। ये एक तरीके का विशेष ज्ञान होता है, कोई ऐसा एरा गहरा ज्ञान नहीं है। तो साइंस यानी विज्ञान एक विशेष ज्ञान है और इस विशेष ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? बायोलॉजी ली है, किसी ने मैथ ली है, ठीक है। चाहे मैथ लो चाहे बायोलॉजी लो, आपको फिजिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। फिजिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। इसके अलावा केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये है क्या? ये क्या है? ये अभी आप समझ जाओगे। साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस क्या है? देखिए, साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस क्या है? साइंस एक विषय है जिसको आपको पढ़ना है। और साइंस, इसका नाम साइंस क्यों पड़ा है क्या वास्तव में? जैसे कि आप लोगों ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम सुना होगा, जानते भी हो। न्यूटन ने ये पता लगाया कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों आती है। तो उसने जानने की कोशिश करी इसके बारे में कि ऊपर से नीचे क्यों आती है, यानी जानना। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जानना। तो जानना, अगर आप किसी के बारे में जानते हो और उसका परीक्षण करके और इसका प्रमाण दे देते हो तो वो एक तरीके से विज्ञान है। क्या है वो? विज्ञान है। तो जानना, तो जानना को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टू नो। क्या बोलते हैं? टू नो। तो एक लैटिन शब्द होता है, एक लैटिन शब्द होता है, जिसका लैटिन शब्द कौन सा है? साइंसिया, या फिर आप शुद्ध हिंदी में अगर बोलो जिसे आप सिंथिया बोल सकते हो, इसे बोलते हैं साइंसिया, SCINTIA। इस लैटिन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जानना, यानी टू नो। अभी न्यूटन ने क्या किया था? जाना ही तो था कि वस्तु ऊपर से नीचे क्यों जाती है। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रकृति के नियम हैं उसके बारे में जानना, ये सब क्या है? विज्ञान है। तो यहाँ से इस सिंथिया शब्द से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका नाम क्या पड़ा? विज्ञान पड़ा, साइंस पड़ा। इसे हम क्या बोलते हैं? साइंस नहीं बोलते। अब बात यह थी कि जनक, अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ साइंस, तो फादर अगर आपसे पूछा जाए, साइंस का अगर फादर पूछा जाए, उसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है उसका? अरस्तु। अरस्तु इसका नाम है। लेकिन अगर आधुनिक भारत के लिए अगर पूछा जाए तो आधुनिक भारत का जो जनक है वो है गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। बाकी जनरली आपसे ये पूछा जाता है, ये पूरे बड़े विश्व का है, पूरे विश्व का, पूरे संसार का जो जनक है सबसे पहला वो अरस्तु ही है। और अगर दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो आधुनिक भारत का जो है वो है गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो है। इसके बाद में अब आपको फादर और ग्रीक शब्द, ये लैटिन शब्द जो है उससे इसका नाम पड़ा। और साइंस में आपको इन 3 सवालों के अगर जवाब आ जाते हैं तो इसका मतलब वह है साइंस। क्या, क्यों, कैसे। ये 3 सवाल अगर आपके दिमाग में, तभी आपके मन में जानने की इच्छा होगी और आप कोई नया से नया
कोई नई खोज कर पाओगे, नई खोज का प्रमाण दे पाओगे। इसीलिए विज्ञान की परिभाषा जो आपको बताई जाती है, जो आपने रट रखी है, वो है प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से किए गए अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। वास्तविकता में प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया गया अध्ययन है क्या? प्रकृति। तो आप प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हो, प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पे आपने ये लाइन जो सुनी है, इस लाइन का एक एक का अर्थ इस लेटर के अंदर छुपा हुआ है। तो साइंस की आपको मैं फुल फॉर्म बताऊंगा, जहां से आपको इसकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि आपने जान लिया कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंथिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। और साइंस में क्या, क्यों, कैसे, इसका जवाब अगर मिल जाता है तो वो विज्ञान है। क्या है वो? विज्ञान है। तो यहाँ पे हम फुल फॉर्म जानने वाले हैं। साइंस की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ साइंस। फुल फॉर्म ऑफ साइंस। तो साइंस की फुल फॉर्म में सबसे पहला अक्षर है SCIENCE। तो S का मतलब यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक। क्या है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक। C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव। और I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। और E स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेन या फिर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन। अब आप लोगों को इंग्लिश के ये शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं आपको इनका हिंदी में अर्थ भी बता दूंगा, तो आप चिंता ना करें। हिंदी में भी अर्थ बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे ई का मतलब इफेक्ट। ई का मतलब क्या है? इफेक्ट। तो साइंस के अंदर अपन क्या करते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं, यानी सुव्यवस्थित तरीके से स्टडी करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो गया? सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब है, यानी आप एक इसको कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक एक्सप्लेन कर रहे हो, पूरी व्याख्या कर रहे हो। आप इसकी क्या कर रहे हो? पूरी व्याख्या कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन यानी पूरी जांच पड़ताल, खोजबीन करके आप इसके बारे में पता लगा रहे हो। एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है, और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो आप किसी टॉपिक के बारे में। ये नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है इसके बारे में नोट ध्यान रखना आप, विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है, यानी इसमें कोई ना कोई परिवर्तन कभी भी हो सकता है। कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं, इसीलिए इसमें क्या हो सकता है? एक्सप्लोरेशन हो सकता है। नेचर फॉर आप जानते ही हो, प्रकृति होता है। कोज मतलब क्या होता है? कारण, यानी कारण के बारे में पता लगाना। इफेक्ट मतलब प्रभाव। इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो इस तरीके से ये साइंस के एक एक लेटर का मीन्स है, और यहीं से आप परिभाषा दे सकते हो, यानी प्रकृति के कारण, उसके प्रभाव के बारे में जांच पड़ताल करके, व्याख्या करके, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो कितने आसान तरीके से आप लोगों ने इसकी परिभाषा भी जान ली और इसकी फुल फॉर्म भी जान ली। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। ध्यान रखना, कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। इसमें हर साल कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो साइंस है, तो साइंस के कितने भाग हैं? साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। पहले से लेकर आपने 4 चैप्टर पढ़े होंगे केमिस्ट्री के, और फिर उसके बाद में आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी, याद करो आपने। फिर बायोलॉजी में 6ठा 7वां पार्ट पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ी होगी फिजिक्स, फिर क्या पढ़ी होगी? फिजिक्स। और इसके अलावा इसमें कुछ और चैप्टर आपने एनवायरनमेंट के पढ़े थे। लेकिन मेनली साइंस के यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 हिस्से होते हैं। यानी केमिस्ट्री, यानी इसे अपन हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। और बायोलॉजी को अपन बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं बायोलॉजी को? जीव विज्ञान है। और फिजिक्स जो है इसे अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। अब बात ये आती है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स जो है ये विज्ञान के अगर ये हिस्से हैं, तो हम इनमें क्या क्या पढ़ते हैं? तो देखिए, केमिस्ट्री जो वर्ड है
ये कीमिया नाम के शब्द से मिलकर बना हुआ है और कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन यानी अपन केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कार्बन से संबंधित और अकार्बनिक। जैसे कि केमिस्ट्री के दो भाग होते हैं, एक होता है कार्बनिक रसायन, जैसे कि आप पढ़ना चालू करेंगे कार्बनिक रसायन, और दूसरे नंबर पे आता है अकार्बनिक, यानी जिसके अंदर कार्बन होता है वो कार्बनिक रसायन कहलाता है और जिसमें कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो केमिस्ट्री के इस तरीके से दो भाग होते हैं। और केमिस्ट्री के जनक की भी अगर बात करें तो केमिस्ट्री का जो जनक होता है वो है लेवोशियर। कौन है? लेवोशियर। यही लिख देते हैं, जनक कौन है इसका जो जनक है वो है लेवोशियर, एंटोनी लेवोशियर। ठीक है, ये केमिस्ट्री की बात हो गई। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी जो है इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो आप जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हो, यानी चिड़ियाघर में क्या रहता है, जंतु रहते हैं, तो उसे अपन बोलेंगे जूलॉजी। क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और एक होती है बॉटनी। क्या होती है? बॉटनी। बोतल में पेड़ पौधे उगाते हैं बोतल में, तो वहां से बॉटनी। जूलॉजी को अगर अपन हिंदी में बोलेंगे तो ये जीव विज्ञान होगा। क्या होगा? जीव विज्ञान। और ये होगा वनस्पति विज्ञान। इस तरीके से बायोलॉजी के भी दो भाग होते हैं। और बायोलॉजी के जनक की अगर बात करें तो बायोलॉजी का जो जनक है वो भी कौन है? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है। और मैंने अरस्तु लिख दिया। क्या है? अरस्तु इसका नाम। और इस तरीके से ये आप बायोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपन फिजिक्स के ऊपर। किसके ऊपर? फिजिक्स। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूँ। 11वीं क्लास की फिजिक्स में अपन पहले इंट्रोडक्शन वीडियो की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का नाम फिजिक्स ही क्यों पड़ा, फिजिक्स का जनक क्या है, फिजिक्स के अलग अलग भाग क्या क्या हैं, तो ये आप लोग जान लो। अब अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्या है। हाँ जी, तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जो है क्या वास्तव में है क्या, इसके बारे में जानेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान यानी आप सभी निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सजीव कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे शरीर के अंगों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। फिजिक्स में जितने भी निर्जीव, जैसे कि बल की बात करो, कार्य की बात करो, थर्मोडायनामिक्स की बात करो, प्रकाश की बात करो, ये सब निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो फिजिक्स आती है वो निर्जीव के अंदर ही आती है। और फिजिक्स जो है वो है क्या वास्तव में, ये अपन जानना चाहते हैं, तो फिजिक्स यानी साइंस का एक भाग है फिजिक्स। लेकिन ये फिजिक्स, इसका नाम फिजिक्स क्यों पड़ा, क्या पढ़ने वाले हैं? तो फिजिक्स में अपन जानते हैं एक ग्रीक शब्द होता है, ग्रीक शब्द यानी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका नाम है फ्यूसिस। क्या नाम है? फ्यूसिस। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्यूसिस है। और इस फ्यूसिस का जो मतलब है वो है नेचर से। किससे है? नेचर से। किससे है? नेचर से। फ्यूसिस मतलब नेचर है। और नेचर, किसका नेचर? अब आपको मैं बताता हूँ एक छोटी सी बात। यानी बचपन में हमें सिखाया जाता है NATUR, यानी पहले के बच्चों NA को बोलते हैं न, और TU को बोलते हैं टू, और इसको बोलते हैं। अब बच्चे को बोला पढ़ने के लिए, तो बच्चे ने बोला कि मैम ये तो क्या लिखा हुआ है, ये तो नटुरे लिखा हुआ है। तो मैडम ने उसके चांटा मारा, बोला कि ये नटुरे थोड़ी है, ये तो नेचर है। तो बच्चे ने बोला कि मैडम आपने ही तो बताया था कि ये न होता है, ये टू होता है, ये र होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है। और फिर बच्चे को बोला कि ये बताइए क्या है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैडम ये फूट रहे हैं। क्या है ये? फूट रहे। तो मैडम ने फिर चांटा लगाया उसके कि फूट रहे हैं, इसको फ्यूचर बोलते हैं। तो उसने कहा मैडम आपने तो यही बताया था। तो क्या होता है, बताया क्या था। अब इंग्लिश में क्या होता है, कुछ शब्दों के अर्थ क्या निकलते हैं, तरीके क्या होते हैं, वो सब कुछ अलग है। तो आप इसको नटुरे मत पढ़ लेना मेरे भाइयों, इसका नाम है नेचर। क्या नाम है? नेचर। और नेचर को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। तो इस फ्यूसिस का मतलब है नेचर, या फिर आप कह सकते हो यानी टू स्टडी ऑफ नेचर स्लो, यानी आप नेचर स्लो के बारे में स्टडी करोगे। किसके बारे में स्टडी करोगे? नेचर स्लो, यानी प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना।
प्रकृति के नियमों का जो अध्ययन किया जाएगा वो केवल और केवल किस में किया जाएगा, फिजिक्स के अंदर किया जाएगा। तो प्रकृति के नियम बहुत सारे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, और जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम दिए। ऐसे बहुत सारे जो आप नियम है यहाँ पे प्रकृति के नियमों के बारे में जो अध्ययन करते हो वो सब किसके अंदर आता है, फिजिक्स में। तो फ्यूसिस नाम का वर्ड था, इसी से आगे जाके इसका नाम क्या पड़ गया, फिजिक्स पड़ गया। क्या पड़ गया, फिजिक्स पड़ गया। यानी किसी का भी अपन नाम रखते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलता है, उसके आधार पर अपन नाम रखते हैं। तो फ्यूसिस क्या है, इससे क्या बना, फिजिक्स बना। तो फ्यूसिस मतलब क्या होता है, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना। तो प्रकृति के नियम क्या क्या हैं वो आप लोग इस 11th क्लास के सभी चैप्टरों में आप पढ़ लोगे, क्या क्या नियम है इसके बारे में। तो फिजिक्स के जनक की बात करते हैं, तो फिजिक्स के जनक के नाम में दो का नाम आता है, एक न्यूटन और एक अल्बर्ट आइंस्टीन। अब न्यूटन कब तक माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन कब तक माना जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है कि अगर हम बात करें पुराने जमाने की फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स के दो भाग होते हैं, एक होती है पुराने जमाने की और एक होती है नए जमाने की। तो देखिए पुराने जमाने की फिजिक्स को अपन नाम दे देते हैं चिरसम्मत भौतिकी। क्या नाम दे देते हैं, चिरसम्मत भौतिकी, यानी पुराने जमाने की चिरसम्मत भौतिकी, यह है चिरसम्मत भौतिकी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आधुनिक भौतिकी। जो अभी की फिजिक्स है वो कौन सी है, आधुनिक भौतिकी। तो फिजिक्स को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो चिरसम्मत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी का मतलब क्या है, यानी एंशिएंट फिजिक्स है, यानी आप ये कह सकते हो कि सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसे अपन चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और जो 1900 से बाद की जो फिजिक्स है, 1900 के बाद की जो फिजिक्स है उसे अपन आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं, आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं। चिरसम्मत भौतिकी में क्या करते हैं अपन, तो चिरसम्मत भौतिकी पे अपन स्थूल प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो ये स्थूल प्रभाव क्या होता है, अरे स्थूल प्रभाव का मतलब बड़े लेवल पे जो अपन बड़े कणों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, बड़े स्थूल मतलब बड़े प्रभाव, बड़े लेवल पर जो अध्ययन करते हैं वो चिरसम्मत भौतिकी होती है। आधुनिक भौतिकी में अपन सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म मतलब जैसे आप मान लीजिए परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, नाभिक है, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र आता है। तो चिरसम्मत भौतिकी का जनक कौन होगा, अब आप देखो मैं आपको दो नाम लिख के दे रहा हूँ, एक न्यूटन है और एक अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो नाम से पता चल जाना चाहिए मॉडर्न नाम किसका है, अल्बर्ट आइंस्टीन का है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो आधुनिक भौतिकी का जनक है। अल्बर्ट आइंस्टीन किसका जनक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो है आधुनिक भौतिकी का, आधुनिक भौतिकी का जनक है। और चिरसम्मत भौतिकी पुराने जमाने की है, तो पुराने जमाने में न्यूटन, ठीक है। तो चिरसम्मत भौतिकी का जनक कौन हो गया, न्यूटन, और यहाँ आधुनिक भौतिकी का जनक हो गया अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस तरीके से अपन ने चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के बारे में भी जान लिया। लेकिन चिरसम्मत भौतिकी में हम कौन कौन से पार्ट पढ़ते हैं, आधुनिक भौतिकी में हम कौन कौन से पार्ट पढ़ते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसके बारे में भी अपन जानेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। चिरसम्मत भौतिकी में अपन देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर पढ़ा होगा, कक्षा 10 के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा। उस पूरे पार्ट को अपन प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में अपन इसे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिक्स जो पढ़ते हैं अपन चिरसम्मत भौतिकी के अंदर ही पढ़ते हैं। इसके अलावा यांत्रिकी इसे इंग्लिश के अंदर मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। ये भी आप इसमें पढ़ते हो, चिरसम्मत भौतिकी में पढ़ते हो। और इसके अलावा ऊष्मागतिकी, या आप क्लास 11 में पढ़ने वाले हो ऊष्मागतिकी, जिसे अपन इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स कहेंगे, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। और इसके अलावा आप इसमें पढ़ोगे विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ोगे, जिसे इंग्लिश में अपन इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब ही विद्युत होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसी में यांत्रिकी आ गया, ऊष्मागतिकी आ गया,
विद्युत चुंबकत्व के बारे में आ गया, प्रकाशिकी आ गया। ये सब जो है अपन किस में पढ़ते हैं, चिरसम्मत भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं। अब आधुनिक भौतिकी के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो फिर अपन आधुनिक भौतिकी में अपन क्या पढ़ते हैं, तो देखिए आधुनिक भौतिकी में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपेक्षिकता के बारे में। किसके बारे में, आपेक्षिकता के बारे में। आपेक्षिकता क्या होती है हम तो जानते नहीं है। आपेक्षिकता को इंग्लिश में रिलेटिविटी कहा जाता है, रिलेटिविटी कहा जाता है। क्या है ये रिलेटिविटी, अरे रिलेटिविटी की थ्योरी होती है, एक सिद्धांत दिया हुआ है, थ्योरी है रिलेटिविटी। क्या है इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसमें आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि रिलेटिविटी मतलब आपेक्षिकता का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि अगर कोई कण का जो वेग है वो लगभग अगर प्रकाश के वेग के बराबर है, अगर लगभग इतने के बराबर है, तो उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो आपेक्षिकता कहलाता है। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आपेक्षिकता। दूसरे नंबर पे आप पढ़ते हैं क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी, ये क्वांटम यांत्रिकी भी आप किसमें पढ़ोगे, आधुनिक भौतिकी में। तीसरे नंबर पे आप पढ़ते हो परमाणुवीय भौतिकी के बारे में। परमाणुवीय भौतिकी ये किसका पार्ट है, आधुनिक भौतिकी का। चौथे नंबर पे मैं बता देता हूँ परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। तो ये अपन पढ़ते हैं नाभिकीय भौतिकी। क्या पढ़ते हैं, नाभिकीय भौतिकी। इस तरीके से अपन आधुनिक भौतिकी में इन पार्टों को अध्ययन करते हैं। और इसी के कारण से बहुत सारे आप देखते हो नए नए जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, नई नई मशीनें आई है, नए नए आप मोबाइलों का आकार छोटा होना वगैरह ये देख लो, सभी से नहीं है। इसके अलावा एक और पार्ट आप पढ़ते हो इसके अंदर, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। क्या पढ़ते हो आप, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ये अब मैं आपको इसमें से बता देता हूँ कि आप 11th क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हो और 12th क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। तो देखिए ये आप जो देख रहे हो ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ोगे, और यहाँ से आप ये कुछ ये वाले पार्ट आप 11th में पढ़ सकते हो। बाकी ये सब आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। किसमें पढ़ने वाले हो, 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। तो ये सब 12th क्लास के पार्ट हैं, ये 11th के हैं। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, इसमें और भी पार्ट्स हैं चिरसम्मत भौतिकी के अंदर और भी आते हैं। जैसे कि एक और का नाम मेरे को याद आ रहा है, ध्वनि विज्ञान जो अपन पढ़ते हैं, ध्वनि विज्ञान। तो ध्वनि विज्ञान जो अपन पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं, इस चिरसम्मत भौतिकी के अंदर ही पढ़ते हैं। ऐसे और भी नाम है, तो अपने को अभी समझना है, तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब मैं आपको एक एक के बारे में डिटेल से बताता जाता हूँ कि प्रकाशिकी क्या है, यांत्रिकी की क्या है, ऊष्मागतिकी क्या है, ये सब क्या है, इनके बारे में आप समझते जाना। केवल अपन थोड़ा बेसिक जानना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी 11th क्लास की शुरुआत है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रकाशिकी क्या होती है। देखिए प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशिकी का मतलब यह है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आप प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हो। किसके बारे में अध्ययन करते हो, प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हो। प्रकाश के बारे में अध्ययन जिसमें किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है, वो शाखा क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। इसके अलावा आपने दूसरा नाम देखा यांत्रिकी। यांत्रिकी का मतलब है मैकेनिक्स, यानी आप किसी कण की गति के बारे में अध्ययन करोगे। कण की विराम अवस्था में या फिर गतिशील अवस्था में या फिर गतिशील अवस्था में अध्ययन करोगे उसके बारे में। इसके बाद में आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में अपन क्या करते हैं, हम ऊष्मा से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऊष्मा से संबंधित अध्ययन करते हैं कि इसके नियम क्या है, ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, विद्युत चुंबकत्व में अपन विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा विद्युत धारा और चुंबकत्व के बारे में, इसके बारे में चुंबक के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युत चुंबक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ध्वनि विज्ञान में ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हो गए इनके पार्ट्स, इनके बारे में आप क्या क्या कैसे पढ़ने वाले हो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बेसिक आइडिया है, ये तो आप 12th क्लास में जाके अच्छे समझोगे। और यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी आप 11th क्लास में वो डिटेल से पढ़ने वाले हो, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दो शब्द आए थे हमारे सामने, आपेक्षिकता और क्वांटम यांत्रिकी क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए आपेक्षिकता
जिसे इंग्लिश में रिलेटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेटिविटी। ये रिलेटिविटी है क्या? इस रिलेटिविटी का मतलब यह है कि भौतिक विज्ञान की एक वह शाखा है ये जिसके अंदर लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील पिंडों या कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, या कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकाश, अगर कोई कण जो है, अगर प्रकाश का वेग, जैसे कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर कोई कण इस वेग से अगर गति कर रहा है तो उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो अपन आपेक्षिकता कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? आपेक्षिकता कहलाएगी। तो प्रकाश के वेग से गति करना ये क्या कहलाएगा? अगर कोई कण इस वेग से गतिशील है तो उसका अध्ययन कर रहे हैं तो आपेक्षिकता के रूप में पढ़ते हैं। इसके अलावा आता है क्वांटम यांत्रिकी। तो क्वांटम यांत्रिकी में आप क्या पढ़ते हो? क्वांटम यांत्रिकी में यानी आप पढ़ते हो भौतिक विज्ञान की यह शाखा जो है, इसके अंदर आप पढ़ते हो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में पढ़ते हो? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ते हो कि प्रकाश का डुअल नेचर क्या है। अगर प्रकाश के डुअल नेचर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो है क्वांटम यांत्रिकी, जो कि आप 12th के अंदर पढ़ने वाले हो कि प्रकाश 2 तरीके से व्यवहार करता है, कभी कण की तरह और कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। कभी कण की तरह, कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसके अलावा आप परमाणु भौतिकी में क्या पढ़ोगे? परमाणु का नाम आप जानते हो, सबसे छोटा कण, उसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। नाभिकीय भौतिकी में नाभिक के बारे में पढ़ोगे, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण हैं, ये सब। अर्धचालक, 2 अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे पदार्थ हैं जो एक तापमान तक को चालक की तरह व्यवहार करते हैं और एक तापमान की तरह चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो अर्धचालक के बारे में अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में बहुत डिटेल से। तो इस तरीके से अपन ने 11th क्लास का बेसिक वीडियो ले लिया कि अपन जो साइंस पढ़ने वाले हैं उसके कितने भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के भाग कितने हैं, और वास्तव में फिजिक्स जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने जाना कि फिजिक्स का जनक कौन है, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है और फिजिक्स का मतलब क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।